साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अध्याय में मैं चर्चा करूंगा सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर, जहां हम डिस्कस करेंगे पावर रिगार्डिंग समन्स। इसको लिख लो आप, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस एक्सेट्रा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए कि पावर्स क्या है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की, उसके कॉन्सिक्वेंटल में एक नया अध्याय है। क्योंकि सेक्शन 8 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, 9 और 10 जो है रिलेवेंट नहीं है, वो खुद आप पढ़ लेना। और सेक्शन 11 जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के अध्याय में। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ नोट डाउन करते हुए चलो। ये टॉपिक छोटा है तो यहाँ आपको जो है दिक्कत कम आएगी, और एक एक चीज़ को मैं इजी वे में जो है समझाने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं अपन आज का प्रेजेंटेशन। साथियों सेक्शन 11 जो है बात करता है पावर रिगार्डिंग समवन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब इसमें पहला वर्ड क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कोड नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अधीन रहते हुए शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोड। कितनी बड़ी बात है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वही पावर है जो पावर सिविल कोड के पास में है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1900। कुल मिला के जो भी सिविल कोड जब सूट को ट्राई करती है तो वो निम्न शक्तियाँ जो है एक्सरसाइज करती है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। दूसरा है इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी और एग्जामिन हिम ऑन ओथ। तीसरा है कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। चौथा है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। पांचवा है इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। ये कमीशंस कब इशू होते हैं? कि जब गवाह जो है कोर्ट में आने की स्थिति में नहीं हो या कोई विशेष कारण हो, और ऐसा कोई भी मैटर जो कि प्रिस्क्राइब्ड है और जो केस के न्याय उचित निस्तारण के लिए आवश्यक है, तो ये पावर जो है सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करता है। तो ये कि ये पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है ये कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पर्सन सम्मन्ड होंगे ये बाउंड है टू अटेंड इन पर्सन। अगर इन पर्सन नहीं आ पा रहे तो थ्रू ऑथोराइज एजेंट, जिसमें एडवोकेट भी इंक्लूड हो सकता है, जिसके लिए आप सेक्शन 194 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन या मैं कहूँ ऑर्डर 3 रूल 4 CPC का निकाल के पढ़ सकते हैं। क्लियर है? एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट, जैसा डायरेक्ट किया गया वैसा इनको अपीयरेंस देनी है। एंड शैल बी बाउंड टू स्ट्रेट ट्रुथ। ये इंपॉर्टेंट है, सच बोलने के लिए बाउंड होंगे अपॉन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पे जिसके तहत उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और अपने स्टेटमेंट जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई डॉक्यूमेंट भी है तो इनको प्रोड्यूस करने होंगे जो कि रिक्वायर्ड है, और ऐसा बिलीव है कि डॉक्यूमेंट जो है कि कब्जे में या पोजीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, की जो प्रोसीडिंग हो रही है इस सेक्शन में शैल बी डीम टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 193 और 228 IPC के प्रोटोकॉल लागू होंगे। मींस अगर आपने कंटेम्प्ट किया, झूठ बोला, तो उस सिनेरियो में आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो कहने की बात यह है कि जो भी पावर्स इनकी है वो तो है सिविल कोर्ट की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पर्सन सम्मन होंगे वो स्टेटमेंट देने के लिए, डॉक्यूमेंट देने के लिए बाउंड होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, झूठ बोला या कंटेम्प्ट किया या बात नहीं मानी तो सेक्शन 193 और सेक्शन 228 IPC के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। तो साथियों कुछ बात जो है हमको समझ में आई, और इस बेसिस पर हम 3 कंक्लूजन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात पावर्स की वाइडर पावर है, चाहे वो डिस्कवरी को लेकर हो, इंस्पेक्शन को लेकर हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी व्यक्ति की अटेंडेंस को लेकर हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई ऑफिशियल है बैंकिंग का, उसकी अटेंडेंस को लेकर हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को लेकर हो। पांचवी इंपॉर्टेंट बात किसी एविडेंस को रिसीव करने को लेकर हो। कोई व्यक्ति जो है नहीं आ पा रहा है उसको ऑन कमीशन मींस बाय इशूइंग कमिश्नर्स ऑर्डर एग्जामिन करना, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। वो व्यक्ति आने के लिए बाउंड है, एविडेंस के लिए बाउंड है, स्टेटमेंट के लिए बाउंड है, और गलत सलत बयान देंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है ध्यान में रखनी है टू प्रोसीड फर्दर एज फार एज PML एक्ट इज कंसर्न। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा, इसने आपको एनलाइटन किया होगा एज फार एज सेक्शन 11 ऑफ द PML एक्ट इज कंसर्न। तो साथियों एक सीरीज चल रही है PML पे, इसमें मैं हर टॉपिक को जो है कवर कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CA स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे लिटिगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या जो अपकमिंग बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस करनी है PML में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसीडिंग बहुत सिंपल है, समझने का जो है फेयर है। साथियों नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेक्शन 12 एंड 12A के ऊपर। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिएगा इस सीरीज से, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें और टाइमली जो है आप अपने राइट्स को इन्फोर्स करते रहें। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड बी द पार्ट ऑफ सोनी रन्ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।